देखिए भैया, ये रहा आपका नया मकान। पटना में इतना सस्ता में मकान, और वो भी एकदम शहर के बीचों बीच मिलना आसान नहीं है। तो फिर ये कैसे मिल रहा है? कोई गड़बड़ तो नहीं है इस घर में? नहीं भैया, आप सचमुच में लकी हो, इसीलिए मिल रहा है। इस घर का जो मालिक है वो अचानक से अमेरिका अपना बेटा के पास चला गया, इसीलिए उन्होंने इस मकान को बेचने का फैसला किया है। आप निश्चिंत रहिए और आराम से रहिए इस मकान में। मकान तो वैसे काफी अच्छा और बड़ा है, और दाम भी आप ठीक ही लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी जाने क्यों मुझे लग रहा है कि अरे कुछ नहीं, अरे कुछ और सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। अगर सच में आपको मकान अच्छा लगा और दाम भी ठीक ठाक लगा तो अभी के अभी एडवांस कर दीजिए। अभी? लेकिन अभी तो मेरे पास। अरे मैं आपसे पूरा दाम थोड़ी ना मांग रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ एडवांस करके बुक कर लीजिए मकान को पहले। नहीं तो दूसरा कोई आकर मगर आपसे पहले इस मकान के लिए हमको एडवांस दे दिया तो फिर हमारे हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, मैं आपको चेक साइन करके दे रहा हूँ। ये बात बोलकर ही शेखर ने अपने चेक बुक के एक पन्ने के ऊपर साइन करने के बाद वो पन्ना फाड़कर वो चेक उस ब्रोकर के हाथ में देता है, जिसे देखकर ब्रोकर भी खुश होकर उस घर का चाबी शेखर के हाथ में जमा करके चला जाता है। शेखर भी इतने कम दामों में इतना अच्छा घर मिलने से मन ही मन बेहद खुश होता है। शेखर कपूर वैसे तो दिल्ली का रहने वाला है, लेकिन अचानक उनका ऑफिस में कुछ गड़बड़ी होने के कारण उसे दिल्ली का काम छोड़कर यहाँ पटना में आना पड़ा। इसीलिए एकदम से अनजान शहर और लोगों के बीच रहने के लिए उसे एक घर की जरूरत थी, जो उसे इस ब्रोकर ने दिलवाया। ब्रोकर जाते ही शेखर अपने मकान को घूम घूम के देखने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी घर की एक दीवार के ऊपर, जिस दीवार पर नया नया पेंट करवाया गया था। बाकी दीवार पर लगाया हुआ पेंट उतना नया नहीं था, सिवाय इस दीवार को छोड़कर। अरे, इस दीवार पर तो नया पेंट करवाया है, लेकिन क्यों? घर के बाकी दीवार पर चढ़ा हुआ रंग तो काफी पुराना लग रहा है। तभी घर के बाहर से किसी आदमी का जोर जोर से हंसी की आवाज सुनाई देता है उसे, जिसे सुनकर शेखर तुरंत घर के बाहर आता है। और बाहर आते ही उसने देखा एक पागल घर के बाहर खड़ा है, जो कि अब तक जोर जोर से हंस रहा था। लेकिन उसे घर के बाहर आते हुए देखकर ही वो पागल अपनी हंसी बंद कर देता है और फिर एक गंभीर और डरावनी आवाज में कहता है, चला जा यहाँ से, नहीं तो वो लोग तुझे भी मार देगा। कौन मारेगा मुझे? इस घर में तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। तो फिर किन लोगों की बात कर रहे हो तुम? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वर्षों से यहीं पर इस घर के अंदर रहते हैं, लेकिन वो सारे इंसान नहीं बल्कि आत्माएं हैं। हट पागल कहीं का, ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, ये सब तेरी मनगढ़ंत कहानी है। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ इन सब बातों को। अब जा यहाँ से, चला जा। ये बोलकर शेखर उस पागल के ऊपर थोड़ा नाराजगी दिखाते हुए फिर से उस घर के अंदर चला जाता है। होटल से अपना लगेज और बाकी की चीज लाते लाते वैसे भी शेखर को शाम हो गया, और फिर अपने लैपटॉप में अपने ऑफिस के कुछ पेंडिंग काम पूरा करके अपनी रात की खाना खाकर सोते सोते काफी देर हो गया शेखर को। पूरे दिन का थकान और स्ट्रेस की वजह से बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ जाता है। वो अपने बेड के पास जलती हुई लाइट बुझाकर सो जाता है। अचानक रात की गहराई में उसे पास के कमरे से एक बच्चे का रोने की आवाज सुनाई देता है। झट से अपनी आंखें खोलता है शेखर। वो लाइट ऑन करके अपने बेडरूम से निकलकर पास के कमरे में जाते ही अचानक से वो आवाज बंद हो जाता है। ये बात शेखर को बहुत अजीब लगता है। वो खिड़की से आसपास झांक कर भी देखता है, कहीं कोई बच्चा आसपास के घरों में रो तो नहीं रहा है, ये देखने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। ये क्या? मुझे तो साफ साफ एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन अब तो आसपास कोई भी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। वो आवाज उसने नींद में सुना होगा, ऐसा समझकर वो फिर से अपने बेडरूम में सोने के लिए चला जाता है। लेकिन फिर से जैसे ही उसका आंख लगा, उसे जैसे लगा कि उसके सर के पीछे कोई खड़ा है। वो झट से आंखें खोलकर उस तरफ देखते ही उसने देखा कि एक नहीं बल्कि चार चार काला साया जैसे वहाँ खड़ा है। चौंक जाता है शेखर और फिर अपनी आंखों को अपने दोनों हाथों से साफ करके फिर से उस तरफ देखते ही वो देखता है इस बार वहाँ कोई भी नहीं है।
फिर से ये सब अपने मन के वहम मानकर वह सो जाता। कुछ देर के बाद ही उसे महसूस होने लगता है जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वो बिलबिला जाता है, अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो चाहते हुए भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा है। धीरे धीरे उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगता है। वे उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता है। उसे लगता है जैसे एक नहीं बल्कि कई सारे लोग उसके शरीर के ऊपर बैठा है। उसे साफ साफ महसूस होता है कि वो जितना उठने की कोशिश कर रहा है उतना ही जोर से कोई उसका गला दबा रहा है। वो मन ही मन में बोल उठता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? कौन है जो मेरी गला दबोच रहा है? मेरा दम क्यों घुट रहा है? कौन है मेरे ऊपर? ये सब सोचते सोचते ही अचानक से उसका हालत और बिगड़ने लगता है। वो काफी कोशिश करता है अपना हाथ पैर हिलाने को, लेकिन उसके लाख कोशिशों के बावजूद भी उसका हर कोशिश नाकाम हो रहा था। धीरे धीरे उसके शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है। काफी देर से उसकी सांस अटकी रहने से वे और लड़ नहीं पाता है और धीरे धीरे वो अपना दम तोड़ देता है। जैसे ही उसका आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलता है तो वो देखता है सचमुच उसके शरीर के ऊपर तब तक 4 परछाइयां बैठे हुए थे। उसके मरने के बाद वो देखता है वो 4 परछाई अपने आप हवा में टहलते टहलते उसी दीवार के सामने आकर गायब हो जाता है। झट से चौंक जाता है शेखर। क्या था ये? क्या था? आखिर मुझे मारा किसने? और वो सारे उस दीवार के पास आकर कहाँ गायब हो गए?